जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जो भी टेली कम्युनिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आपने मॉर्निंग में जो मैंने सिलेबस डिस्कशन करा है उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख आना, क्योंकि बिना उसके ये वीडियोस देखने का फायदा नहीं है। मैंने उसमें बताया आपको क्या क्या चीजों में इंफेसाइज करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर आपको यहाँ पर चीजें समझ आएंगी। और टेलीविजन वाला जो कंपोनेंट है उसको अपने एंड पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम इज वेरी लिमिटेड। मैं अगर एक दिन में चार चार वीडियो लाऊंगा तब भी ये कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ा सकूं। और आज रात को भी मैं एक और वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको ई गवर्नेंस वाला टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा। बट पहले आज का लेक्चर देखें। आज के लेक्चर में जो मेरा टारगेट रहेगा करने का कंप्लीट, एक तो आपके सिलेबस में मेंशन है इलेक्ट्रिसिटी में कि जो मैग्नेटिक टर्म्स है और उनके यूनिट्स, तो बहुत सारे मैग्नेटिक टर्म्स है इंपॉर्टेंट, उनके यूनिट्स देखेंगे। फिर आपके लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैराडेज लॉज है, उनको कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो मैग्नेट है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और आपके सिलेबस में सोल्डर और फ्लक्स के टाइप्स बोली हैं, वो भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं एक फैक्ट के साथ। आपने याद रखना है सर विलियम गिलबर्ट, इसका नाम याद कर लेना, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट को किस लिए आपने याद रखना है? ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बोला था कि हमारी अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है। तो किसने पहली बार ये बोला था कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है? तो ये किसने बोला था? सर विलियम गिलबर्ट ने। ये फैक्ट आप याद करोगे, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे कहानी में लेके जाऊंगा, कहानी सुनो। देखो, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ओरेस्टिड एक बंदा था, ठीक है, ओरेस्टिड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला पर्सन था जिसने ये बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, आप ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? देखो, हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मैंने आपको एक चीज बताई कल के लेक्चर में, बताई थी कि लेक्चर ध्यान से सुना होगा, कि जब भी चार्ज जो है वो मूव करता है, जब भी चार्ज मूव करता है तो उसके आगे पीछे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ओरेस्टिड ने पता क्या किया? ओरेस्टिड ने यही एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक सर्किट बनाया, सर्किट में बैटरी लगी हुई थी, जो भी लगा हुआ था उस सर्किट में क्या किया, ये एक वायर थी, ठीक है, एक सर्किट की वायर थी। उसने क्या किया, इस सर्किट में देखा कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, मतलब इसने स्विच ऑन किया होगा यहां से, तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी, उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल को लाया। क्या लाया? मैग्नेटिक नीडल को इसके पास लाया। तो जब उसने मैग्नेटिक नीडल को पास लाया तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तब करती है जब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक नीडल के लाने से वो डिफ्लेक्ट क्यों हुई? क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी। फिर उसने क्या किया, इस करंट को रोक दिया, मतलब यहां से स्विच ऑफ कर दिया, अब करंट फ्लो नहीं करे। तो इसने वापस मैग्नेटिक नीडल को पास लाया, तो इस केस में मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन नहीं शो करी। तो यहां से इसने एक चीज समझी कि जो भी करंट कैरिंग, ध्यान से सुनना, करंट कैरिंग वायर, मतलब एक ऐसी वायर जिसके आगे पीछे करंट होती, जिस वायर में से करंट जारी होती है, उसके आगे पीछे क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? ओरेस्टिड ने पहली बार ऑब्जर्व किया था। तो पूछे एग्जाम में, ओरेस्टिड ने क्या ऑब्जर्व किया? ओरेस्टिड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी एक सर्किट में करंट मूव हो रही होती है तो उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे भी पूछ सकता है कि एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल आई तो क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी? तो बिल्कुल शो करेगी। और अगर ये बोले कि अगर एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, उसके पास हमने मैग्नेटिक नीडल आई, क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी? तो वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी, ठीक है। ये ओरेस्टिड का कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट को आगे जाके देखो, इसी कंसेप्ट को आगे जाके फैराडे ने सोचा। फैराडे ने यह सोचा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकती है? तो उसने पता क्या किया था, उसने यहां पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, क्योंकि करंट कैरिंग वायर आपने आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी थी। उस फैराडे ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, उसने देखा कि वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है? करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो यही बेसिकली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से कहीं पर करंट आ जाए, ठीक है, कहीं पर वोल्टेज आ जाए, तो वो बेसिकली क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि वहां पर करंट थी नहीं, हमने करंट को इंड्यूस करवाया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये अभी पढ़ाऊंगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही है जो फैराडे ने ये बताया कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी वायर के आगे पीछे, उस वायर में करंट आ जाती है। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सर आप तो बोल रहे थे पहले मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। देखो, मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं क्योंकि चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना है पहले, ठीक है। अब देखो, फैराडेज लॉज तब तक आपको समझ नहीं आएंगे जब तक कोई डेफिनेशन समझ नहीं आएंगे। तो आप डेफिनेशंस और यूनिट्स में चलते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया कि ओरेस्टिड एक हमारे अंकल थे, उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया,
उन्होंने देखा जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के आगे पीछे मैग्नेट लाता हूं तो वो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो, इसका मतलब जो भी वायर जिसमें करंट फ्लो करती है उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होता है। फैराडे ने बोला, फैराडे कोई मेरी तरह तेज बंदा था, जोक्स अपार्ट, फैराडे बहुत समझदार था, उसने सोचा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो फैराडे ने क्या किया, जस्ट एक वायर ली और वायर के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया उसने देखा वायर में करंट आ गई। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज बाद में देखेंगे क्योंकि पहले कुछ डेफिनेशन जाननी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहली डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो एक तो सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, चार्ज के आगे पीछे वाला एरिया जहां पर अगर कोई पार्टिकल आएगा तो ये चार्ज उसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल, इसको बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ाया था ना कल, ये याद होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के आगे पीछे वाला एरिया, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो अगर वो अनलाइक होगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अगर लाइक होगा तो रिपेल कर देगा। सेम इज द केस विद मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट मान लेते हैं, ये मेरे पास मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट के आगे पीछे वाला एरिया, इस मैग्नेट के आगे पीछे वाला एरिया, अगर इस एरिया में अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लाऊंगा या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाऊंगा तो मैग्नेट उसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लाऊंगा तो वो इसको रिपेल करेगा, अगर मैं नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लाऊंगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट जहां पर उसकी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरा मैग्नेट जो है ऑब्जर्व करता है। इतना तो आपको समझ आ गया मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, ठीक है। अब पेपर में डेफिनेशन तो नहीं ना पूछेगा, पेपर में पूछेगा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी आपको, इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली हम पता क्या करते हैं, ये बी के साथ डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। हम क्या करते हैं, एक चार्ज को यहां पर लाते हैं, क्या करते हैं, एक चार्ज को लाते हैं, ठीक है, जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी के साथ। अगर कोई चार्ज है उसको मैं मैग्नेट के पास लाता हूं जो चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, हम देखते हैं इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रही है, इसी इधर से ही हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना है कि कितनी फोर्स लगी एक चार्ज के ऊपर जो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, v वेलोसिटी के साथ, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन एंगल इन्वॉल्व होता है। ये फॉर्मूला होता है एक मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, याद कर लो जस्ट सिंपली। अब इन डेप्थ नहीं जाऊंगा साइन थीटा कहां पर आया, वो थीटा बेसिकली ये कि किस एंगल पे है, वो भी मैटर करता है ना कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो जस्ट आपने याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चलेगी कि कितनी फोर्स एक चार्ज के ऊपर लग रही है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको एग्जाम में पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है b, इसके यूनिट क्या है, तो यूनिट रट लो टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला की गाड़ियां आती हैं, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। आगे जाके बताऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी यूनिट टेस्ला है, ठीक है, एक और डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसका भी यूनिट टेस्ला है। बट अभी याद करो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो टेस्ला होता है, ठीक है। ये आ गया मतलब एसआई में यूनिट। अगर पूछे सीजीएस यूनिट क्या है, तो सीजीएस यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो गॉस है। क्या है, गॉस है। और पेपर में आता है कि एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर है, एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो समझ आ गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक रीजन अराउंड द मैग्नेट जहां पर अगर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस करने का मतलब अनलाइक हो पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा, यार वही चार्ज वाला केस है। अगर नॉर्थ के बाद साउथ लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करेगा, लड़का लड़की को अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, तो ठीक है, ये वाला इश्यू यहां से आप समझ सकते हो। तो यहां पर आपने ये समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं, टेस्ला, और सीजीएस में गॉस, एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। पहली डेफिनेशन आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड की कवर होगी, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक एक करके डेफिनेशंस कवर करते चलेंगे। और जो मैं पढ़ाता हूं ना, एक चीज आप बोलते हो ना मतलब मैं लिखवाता नहीं हूं या नोट्स नहीं है, देखो नोट्स में नहीं कोई प्रोवाइड करो, जो मैंने यहां पर आपको पढ़ाया जब आपको वो समझ आ गया, अब आप गूगल में जाओ, कहीं पर भी जाके किसी बुक में ढूंढो, अगर आपको मैंने समझाया हो आपको बुक में वही चीजें मिलेंगी, आप पढ़ कहीं से भी सकते हो, ठीक है, बट समझना इज इंपॉर्टेंट। ये कोई वो वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब इसमें अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया, आप कहीं से भी देखोगे, कहीं किसी के नोट्स ले लो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। सेकंड आपका चीज है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरा, देखो मान लेते हैं कि ये मेरी कोई सरफेस है, इस सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था कि कितनी लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं किसी सरफेस में से, जो सरफेस इस फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, जैसे ये, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब आप सिंपली याद रखो कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस में से पास करते हैं, उसको बोलते हैं
क्या होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं फाई के साथ। किसके साथ? फाई के साथ डिनोट करते हैं। किसके साथ डिनोट करते हैं? फाई के साथ। ये याद कर लेना। ठीक है, और होता क्या है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस किसी चीज को पास करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका बेसिकली याद करो, इसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का, अगर आपको एग्जाम में पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो बी इंटू ए। ठीक है, ये बी वही है मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी बताऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो ये इसका आ गया, ए एरिया आ गया। ठीक है, तो कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस मतलब किसी एरिया को क्रॉस कर रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट करते हैं फाई के साथ, फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। क्या होता है? बी इंटू ए। ठीक है, अब इसके यूनिट पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के एग्जाम में तो याद करोगे वेबर। क्या होते हैं इसके यूनिट? वेबर। वेबर यूनिट होते हैं, याद कर लो, रट लो। वेबर क्या यूनिट होते हैं? वेबर। या इस बी के क्या बताए थे आपको? टेस्ला। तो एरिया के क्या होते हैं? मीटर्स के। तो दूसरे यूनिट इसके याद कर लो, टेस्ला मीटर्स के। ये तो समझ आ गया ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए। बी टेस्ला, बी के यूनिट टेस्ला है, अभी ऊपर बताएं एरिया के मीटर्स के, तो मतलब बी इंटू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इस टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम वेबर बोलते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट पूछेगा तो वेबर, मैग्नेटिक फील्ड के पूछेगा तो टेस्ला। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब तीसरी चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आ गया ना, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एरिया से पास होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तीसरी टर्म है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब ये पूछोगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है आपकी, इसको भी बी के साथ डिनोट करते हैं। ये वही मैग्नेटिक फील्ड वाला बी ही समझो इसको। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता है, सिंपली याद रखो कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी एरिया में, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी एरिया में, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसके यूनिट क्या होते हैं? टेस्ला। क्या होते हैं? टेस्ला। या फ्लक्स के क्या थे? वेबर। वेबर। और ये क्या? एरिया। एरिया के क्या होते हैं? मीटर्स के। तो वेबर बाय मीटर्स के, ये यूनिट याद कर लो। ठीक है, इसको टेस्ला भी लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीन चीजें अभी तक देखी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई चार्ज जो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी रीजन में। ठीक है, यूनिट इज टेस्ला, और एक टेस्ला 10⁻⁴ गॉस। फिर मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। फॉर्मूला बी इंटू ए। बी वही ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इंटू एरिया। एरिया इज मीटर स्क्वायर, बी इज टेस्ला। टेस्ला मीटर स्क्वायर इसके यूनिट, बट टेस्ला मीटर स्क्वायर ना बोल के हम वेबर बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है मैंने आपको बताई, ये वही बी है। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिवाइड कर दो एरिया के साथ, तो ये आ गया वेबर बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले ही ये बता रहा हूं, ये इसलिए पहले ही बता रहा हूं चीजें डेफिनेशंस वाली, क्योंकि आपको ना, आपको अभी आप थक जाओगे डेफिनेशन सुन सुन के, फॉर्मूला आगे जाके फिर इंटरेस्टिंग चीजें, बाकी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने बाद के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहां बट एग्जाम में यही चीजें आएंगी तो ये पहले पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर क्या होगा, अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इसके बीच में कोई मटेरियल रखो, मतलब नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैंने आपको बताया ना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके बीच में अगर कोई मैं मटेरियल रखूंगा ना तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज मतलब उसमें भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, अब इस मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी डिग्री तक ये सबस्टांस मैग्नेटाइज होगा, इसको बोलते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि वो डिग्री या एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक एक सबस्टांस मैग्नेटाइज होता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको डिनोट करते हैं, इसको आई के साथ डिनोट करते हैं या एम के साथ, मतलब इसके लिए सिंबल आई भी यूज करते हैं और एम भी। और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, क्या? डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या? डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसका कोई यूनिट पूछे, इसका यूनिट होता है ए बाय एम। इसका यूनिट होता है ए बाय एम। ठीक है, मतलब ए बाय एम इसका यूनिट होता है, ए बाय एम, ये याद कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट आ जाएगा, मैं वो नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, इतना याद करो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म होता है कि जो आपने मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, वो कितनी डिग्री तक मैग्नेटाइज होगा, वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है। आई या एम के साथ डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम इसका आंसर होता है। ठीक है, इसका यूनिट होता है। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक होता है, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, उस कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज हो सकता है, इसको बोलते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैं उस फील्ड की बात करूंगा, ये जो मैंने बाहर फील्ड लगाई हुई है ना, इसकी मैग्नेटाइज करने की कितनी इंटेंसिटी है, मतलब ये कितना मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, मतलब देखो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये था कि ये बीच वाला जो मटेरियल है ये किस डिग्री तक मैग्नेटाइज हो सकता है, ये था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है कि ये जो मैंने फील्ड लगाई हुई है ये इसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला इसको H के साथ डिनोट करते हैं, किसके साथ डिनोट करते हैं, H के साथ। और ये किसके बराबर होता है, जो हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको डिवाइड कर दो परमिएबिलिटी के साथ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर दिया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को जब आप परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या निकल जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब उस फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैं इनके डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिट पूछेगा, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछेगा, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लेना। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो यार कुछ भी नहीं, इसके बाद दो और टर्म्स रह गए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, एक मैग्नेट के आगे पीछे वाला एरिया, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो उसको क्या कर देगा, अट्रैक्ट रिपेल कुछ कर देगा। ठीक है, वो हमने देख लिया, इसकी यूनिट टेस्ला है और एक टेस्ला 10⁴ गॉस। फिर मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फ्लक्स, एक सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। B/A इसका फॉर्मूला है, इसकी यूनिट वेबर है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है पर यूनिट एरिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर डिवाइड बाय एरिया, दैट इज नोन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, वेबर, और इसके एरिया के मीटर्स के, मतलब इसके यूनिट हो गए वेबर बाय मीटर्स के, बट इसके लिए हम टेस्ला यूज करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड के यूज करते हैं वो इसके लिए भी यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब वो जो बीच में मटेरियल रखा है वो कितनी डिग्री तक मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जो बाहर मैंने फील्ड लगाई हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो वो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जो दो टर्म्स बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने कल भी सुनी थी जब मैं आपको डाया पैरा समझा रहा था मॉर्निंग वाले लेक्चर में, कल मॉर्निंग वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के, जब मैं आपको डाया पैरा फेरो समझाया था, मैंने आपको बताया था एक चीज होती है परमिएबिलिटी, एक होती है ससेप्टेबिलिटी, वो पढ़ाई थी ना, तो वही टर्म्स हैं बेसिकली। एक चीज है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक के केस में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होती है और जो डाया है उनमें कितनी होती है। आप सभी बच्चे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, अगर आपको नहीं याद आ रहा वो वीडियो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पता क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है कि किसी, देखो कितना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी सबस्टांस में एंटर हो सकती है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी। मतलब ये अगर सपोज करो एक मटेरियल है मेरा, ठीक है, ये कोई मेरा सबस्टांस है। अब ये सबस्टांस अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है, मतलब ये सबस्टांस अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने दे रहा है, वो इसकी क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को किसके साथ डिनोट करते हैं, इसका कल भी बताया था, इसका सिंबल होता है म्यू। ठीक है, और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मतलब ये किससे निकलता है, ये है ना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये ऊपर बी क्या है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पहले ही बताया, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय एच क्या था, अभी ऊपर पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो ये याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है कि एक सबस्टांस अपने में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास होने दे रहा है, वो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। म्यू के साथ डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इज इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, D/H इसका फॉर्मूला होता है। इन द लास्ट डेफिनेशन जो हम कवर करेंगे, ताकि आप थक गए हैं तो एक लास्ट डेफिनेशन देख लें, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पता क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है कि एक सबस्टांस जो है कितने जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, उस सबस्टांस की ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। ससेप्टेबिलिटी मतलब होता है आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो किसको, मैग्नेटिज्म को। तो कोई सबस्टांस कितना इजीली मैग्नेटाइज होना चाहता है, वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। इसको किसके साथ डिनोट करते हैं, इसके लिए सिंबल होता है काई। क्या होता है इसके लिए सिंबल, काई। और ये किसकी रेशियो होती है, ये रेशियो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है सर, हम तो पागल हो जाएंगे, इतने फॉर्मूलाज हैं, कैसे याद करें। देखो इन दोनों का फॉर्मूला मैं याद करने का तरीका बताता हूं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती है, मतलब यहां पर नीचे तो दोनों में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगा, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, बट यहां पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि ये सबस्टांस जो है ये कितना जल्दी खुद मैग्नेटाइज होना चाहता है, मतलब इधर इसकी बात हो रही है, इस सबस्टांस की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था सबस्टांस के केस में क्या होता है, सबस्टांस के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां पर ऊपर आई आएगा, इस केस में ऊपर बी आएगा, इस केस में ऊपर आई आएगा। बट एक चीज बताऊं, इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि इसके कोई यूनिट्स होते हैं, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, इसके कोई यूनिट नहीं होते, ये मतलब नंबर होता है, इसकी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, इसके यूनिट्स नहीं होते मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। ये आप एग्जाम के लिए याद कर लोगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये 5-6 डेफिनेशन है, वापस बता देता हूं यार, नहीं होगा पूरा लेक्चर, सारे टॉपिक नहीं कवर होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, बट आप समझो ये चीजें जो है एक ही बार पढ़नी है यहाँ पर। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बताया, पहले मैग्नेटिक फील्ड बताई, ठीक है, उसके यूनिट टेस्ला बताए, फिर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बताया कि किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, वेबर इसके यूनिट। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहीं से निकला यार, ये बी निकाला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके यूनिट टेस्ला होते हैं, इतना याद कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब ये सबस्टांस कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज हो रहा है, ये इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब ये जो मैंने फील्ड लगाई ना बाहर से इसको मैग्नेटाइज कर, इस फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है वो निकलता है मैग्नेटिक फील्ड को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दो। देखो ये फॉर्मूला भी कहां से आया, ये आप यहां से भी देख सकते हो। देखो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस आपको बेवकूफ बनाया गया। क्या ये म्यू एच किसके बराबर है, बी बाय म्यू, इधर से इसको मैं इधर ले जाऊं अगर, तो ये क्या आ गया म्यू परमिएबिलिटी, तो ये ऊपर आ गया बी, ये एच अब नीचे चल जाएगा बी बाय एच। तो यही तो फॉर्मूला है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला को घुमाया हुआ है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, एक सरफेस जो है वो कितने, मतलब एक सबस्टेंस अपने से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास होने दे रहा है, वो बोलते हैं मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के कोई यूनिट्स नहीं होते, वो क्या होता है मैग्नेटिक सबस्टेंस, एक कोई सबस्टेंस वो कितने जल्दी मैग्नेटाइज इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, वो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक फॉर्मूला याद कर लो कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन है कि जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है ना वो होती है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, एक आई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक ये पूछ सकता है, और दूसरा आपसे पूछ सकता है क्यूरी लॉ क्या होता है। क्यूरी लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म में, क्यूरी लॉ मैग्नेटिज्म में ये कहता है कि जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो सबस्टांस कम ससेप्टिबल है, मतलब वो कम इजीली जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखी, तो इतना याद कर लेना कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम, टेम्परेचर कम होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, उल्टा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इसके साथ आपकी सारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। दिस इज क्लियर। तो जो आपका मैग्नेटिज्म की टर्म्स थी और इनकी जो यूनिट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। लॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज जो आपके पूछा गया है वहां से क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉस, तो उसको अब हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इट्स लॉस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉज में पहले तो सबसे पहली बात आपको समझ होनी चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले ये तो समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो मैंने आपको सिंपली बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एक करंट प्रोड्यूस करते हैं या वोल्टेज जिसको ईएमएफ कहते हैं वो प्रोड्यूस। देखो करंट और ईएमएफ में कुछ फर्क नहीं, मैं बता देता हूं। आपका अगर सर्किट पूरा बंद है तो उसमें करंट फ्लो करेगी, अगर सर्किट खुला हुआ है तो यहां पर हाई वोल्टेज हो जाएगी, यहां पे लो वोल्टेज, इसको बोलेंगे ईएमएफ। और अगर सपोज करो सर्किट पूरा बंद है, क्लोज सर्किट है, तो वो करंट बन जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं होता। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है या ये बोल रहा हूं इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो फर्क नहीं है। अगर मैं सर्किट को, मेरा सर्किट क्लोज है, अगर आपका घर पूरा बंद है तो करंट फ्लो कर रही है समझ लो, अगर घर कहीं से खुला हुआ है तो वो ईएमएफ वाला केस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। क्या की जाती है,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है मैग्नेटिज्म को चेंज करते हैं। मैग्नेटिज्म मतलब फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, ठीक है, इसके आगे पीछे मैं मैग्नेट लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये वायर है, इसके आगे पीछे मैं मैग्नेट लगा देता हूँ और मैं पता क्या करता हूँ, इस मैग्नेट की इंटेंसिटी को चेंज करता रहता हूँ। मतलब पहले इधर से इतनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी, अब और बढ़ जाती हैं, फिर किसी केस में कम हो जाते हैं। तो जब भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो किसी एक करंट किसी वायर के आगे पीछे चेंज होती हैं, उसकी वजह से इस वायर में अपने आप इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं जो किसी कंडक्टर, मतलब देखो फॉर एग्जांपल कॉपर की वायर है ना, मैं ऐसे ही कॉपर की वायर को यहाँ पे रख देता हूँ, इसमें मैंने इसको कोई बैटरी के साथ नहीं लगाया और इसके आगे पीछे मैं मैग्नेट लगा देता हूँ और मैं मैग्नेट को चेंज करता रहता हूँ। चेंज करने का मतलब है मैग्नेट को घुमाता रहता हूँ। तो जब मैं मैग्नेट को घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज होगी, कभी इनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उसकी वजह से इस कॉपर जो जो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, इस कॉपर में अपने आप करंट आ जाएगी। दिस प्रोसेस नोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके बहुत सारे लॉज है, बट हमें जो पढ़ना है मेन इंपॉर्टेंट वो है फैराडेज लॉज। क्या है? फैराडेज को ही फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बहुत जगहों में बोला गया। तो फैराडे ने बेसिकली अपने 2 लॉ इंपॉर्टेंट दिए थे और इसके साथ एक लेंसिज लॉ है, वो भी पढ़ेंगे। फैराडे का पहला लॉ ये कहता है, देखो सिंपल है पहला लॉ। फैराडे को पहला लॉ ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी याद कर लो, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर किसी सर्किट के आगे पीछे का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ मतलब वोल्टेज आ जाएगी, मतलब करंट आ जाएगी, ठीक है, ये पहला लॉ कहता है। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं ना यार। देखो सर्किट क्या है, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, मान लेते हैं इस वायर, ये एक मेरा कोई सर्किट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट लाता हूँ, ये उसका नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को कभी इसके पास ला रहा हूँ, कभी इसको दूर लेके जा रहा हूँ। जब मैं इसको पास लाऊंगा तब भी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, इसलिए पहले पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रही है। मान लेते हैं जब मैं पहले ये मैग्नेट यहां पे पड़ता है, इसमें से 6 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी। अब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो मतलब मान लो अब 3 बची, या पास लेके जा रहा हूं तो 8-9 होगी। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस जो कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, अगर मैं इसके पास लाके मैग्नेट को ऐसे बिल्कुल रोक देता हूं, स्टेशनरी मैग्नेट रख देता हूं, इसमें कभी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये याद कर लो, एक जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये इसके पास रुका हुआ है, तो यहां पर मान लो 8 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं और 8 ही हैं, तो फिर करंट नहीं प्रोड्यूस होगी। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो तब क्या होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो फैराडे का पहला लॉ मैं लिख देता हूं ताकि एग्जाम में स्टेटमेंट आए तो आपको पता होगी ये फैराडे का पहला लॉ है। व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स, सर आप साफ नहीं लिखते हो बिल्कुल भी, सर के हाथ ही गंदे हैं, ठीक है, सर साफ नहीं लिख सकते। देखो यार मेरी हैंड राइटिंग बचपन से ही बुरी है, तो अभी आपको कंप्रोमाइज करना है, ठीक है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ इज प्रोड्यूस। ये जो हाथ हाथ गंदे वाली बात पता है कहां से आई? चलो आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी, आप भी रिफ्रेश हो जाओगे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता था, तो उसमें बहुत सारे मैपिंग वैपिंग की डायग्राम्स बनानी होती थी, अच्छे अच्छे मैप्स बनाने होते थे। तो मैं और मेरे दोस्त के अच्छे बनते नहीं थे, बट यूजुअली वो जब जाता था तो हम मैम को दिखाते थे। जब लास्ट पे हम दोनों लास्ट में पहुंचते थे, मेरी तो मतलब ऐसे कैसे चेक हो ही जाती थी। उसके टाइम में मैम बोलते थे तो बहुत गंदी ड्राइंग्स में, वो बोलता था मैम मेरे कसूर नहीं है, मेरे हाथ ही गंदे हैं। तो मेरा भी यही है, मेरे हाथ ही गंदे हैं। तो देखो, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के साथ चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। पहला लॉ आपको क्लियर हो गया। अब फैराडे रुका थोड़ी, फैराडे ने दूसरा लॉ भी दे दिया। फैराडे ने बोला कि अगर इतना तो समझ आ गया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के पास चेंज होगा तो उस सर्किट में करंट आ जाएगी। अब उस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हुई, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये ईएमएफ के लिए ई यूज कर रहा हूं, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसने कहा उस ईएमएफ में उतनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ये मेरा सर्किट था ना, इस सर्किट के पास मैंने पहले मैग्नेट लाया, ठीक है। अगर मैंने, ध्यान से सुनो, अगर मैंने इस सर्किट के पास मैग्नेट स्लोली लाया तो ईएमएफ इतनी प्रोड्यूस नहीं। अगर मैंने फास्टली मैग्नेट इसके पास लाया तो मतलब जितना चेंज होगा, मतलब जितना टाइम के साथ जितना चेंज होगा फ्लक्स, मतलब फ्लक्स अगर ज्यादा चेंज हो रहा है
ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर फ्लक्स कम चेंज हो रहा है ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये कहता है आपका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ फैराडे का ये कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं, मैंने कल भी बताया था इक्वल टू आता है, तो d∅/dt आ जाएगा, बट यहां पर ये डिपेंड करेगा एक नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है और यहाँ पे एक माइनस साइन आता है। इस माइनस साइन को ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फैराडे सेकंड लॉ का है। ये माइनस साइन लेंसेज लॉ से मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये माइनस क्यों आया। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं। ठीक है, जितने ज्यादा टर्न्स उतने ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, ये डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स कम चेंज हो रहा है तो कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब फ्लक्स किस किस चीज की वजह से चेंज हो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, आपको कोई पूरी स्टोरी नहीं पूछेगा फैराडे लॉ की, बट पूछेगा क्या, एक तो फॉर्मूला पूछ सकता है, एक तो फैराडे सेकंड लॉ समझ आ गया। फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो कितनी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज हो रहा है तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अगर कम चेंज हो रहा है तो कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इतना आपको समझ आ चुका है अभी तक, जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, सर आप पढ़ाए जा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस लेक्चर को एक दो बार देख लेना, अब इस टाइम पे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, बट फिर भी आई ट्राई कि अच्छा ही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो, देखो ये चीज जो मैंने अभी पढ़ाया ना कि ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल जब मैं आपको डीसी जनरेटर पढ़ाऊंगा ना तो ये सब समझाऊंगा नहीं, क्योंकि डीसी जनरेटर में यही होता है। देखो जनरेटर क्या करता है, देखो पहले ही बता देता हूँ, जो कल की क्लास होगी उसके बारे में थोड़ा एक रीकैप देता हूँ। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, बिजली पैदा करता है। अब बिजली कैसे पैदा करेगा जनरेटर, उसमें भी तो यही होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हमने आगे पीछे लगाए होंगे दो बड़े बड़े मैग्नेट, उसके अंदर हम रख देंगे एक कॉइल, उस कॉइल को घुमाते रहेंगे, कॉइल घूमने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ, ईएमएफ मतलब करंट ही है। अगर सर्किट ओपन है तो वो ईएमएफ है, अगर इस सर्किट को जोड़ दूंगा आगे जाके तो यही करंट बन के इधर घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही जनरेटर का प्रिंसिपल है। कल मैं जब आपको डीसी जनरेटर पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा इट इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तब ये नहीं पूछना सर क्या थे फैराडे लॉ, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया, अदरवाइज डीसी जनरेटर भी पहले शुरू किया जा सकता था, वो इंपॉर्टेंट था। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये बताता हूं कि ये N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, में जितने ज्यादा कॉइल में टर्न होंगे वो भी ईएमएफ को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, मतलब अच्छे वे में। नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और लॉ आया जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ है, जिसको बोलते हैं लेंसेज लॉ। क्या बोलते हैं, लेंसेज लॉ। लेंसेज लॉ ये कहता है, नेगेटिव मतलब अपोजिट, लेंसेज लॉ ये कहता है कि अगर आपका ध्यान से सुनो, लेंसेज लॉ ये कहता है कि जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुई, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हुई। अब ये करंट कैरिंग वायर पता क्या करेगा, इसका उल्टा काम करेगा, ये कोशिश करेगा कि मेरे में करंट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, देखो ये मैग्नेट चाहता है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो, बट ये करंट कैरिंग वायर पता क्या चाहेगी कि इसमें करंट प्रोड्यूस ना हो। तो इसमें करंट प्रोड्यूस ना होने का क्या तरीका है कि इसके ऊपर नॉर्थ पोल आ जाए, इसके ऊपर नॉर्थ पोल आए, ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ये दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी लेंसेज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, ध्यान से सुनो दिस लॉ स्टेटमेंट सुनो, लेंसेज लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, इस तरह से होगी डायरेक्शन, इट अपोजेस, सुनो, इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, इज सच दैट it opposes the cause responsible for its production, responsible for its production। सर हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो यार, मान लेते हैं ये मेरा मैग्नेट था, ये मेरी कॉइल थी, इसके पास मैंने मैग्नेट लाया। ठीक है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैं इसको इसके पास ला रहा हूं, तो देखो इसकी, इस मैग्नेट की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब इस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ताकि जिस वजह से ये इसमें करंट प्रोड्यूस हुई है इसको रोके, इसको रोकने का यही तरीका है कि ऊपर नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
अगला केस समझो। अगले केस में ये हो रहा है कि ये करंट कैरिंग मतलब ये एक मेरे पास एक कंडक्टर है। अब मैग्नेट ऐसा ला रहा हूं मैं, साउथ और नॉर्थ है, तो साउथ पास आ रहा है, तो साउथ पास आ रहा है तो इस बार ऊपर नॉर्थ नहीं रहेगा, इस बार ऊपर साउथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ साउथ को रिपेल करेगा, क्योंकि इसकी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन वो होगी ताकि ये अपोज करे कॉज जो इसको प्रोड्यूस कर। इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा था? साउथ पोल। साउथ पोल पास आएगा तो प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या कर रहा है? अपने ऊपर साउथ पोल ले आ रहा है, मतलब इसको रिपेल कर रहा है ताकि ये आए ही ना और मेरे में करंट ही प्रोड्यूस ना हो। तो ये कहता है लेंसेज लॉ। रट लो यार, अगर नहीं समझ आया तो रट लो, इस मौके पे यही होता है। लेंसेज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से होगी, इट अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, ये कहता है लेंसेज लॉ। तो हमारे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट कवर हो गए। इसमें एक ही फॉर्मूला, फैराडे फर्स्ट लॉ में तो कोई फॉर्मूला नहीं है। फैराडे फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट का चेंज होता है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। तो सेकंड लॉ कहता है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अगर फ्लक्स कम चेंज हो रहा है तो कम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट। अब एक और चीज यहीं से, जब मैं 11-12 को फिजिक्स पढ़ाता था कभी तो मतलब मैं यहां से ही समझा देता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? बी और ए पे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा एरिया पे। तो मतलब अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या आप एरिया चेंज कर सकते हो, या इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कॉस थीटा होता है, मतलब या तो एंगल चेंज कर सकते हो। तो तीन तरह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो जो हम जनरेटर में बताऊंगा, या एरिया चेंज कर लो, या एंगल चेंज करो। जनरेटर में हम एंगल चेंज करते हैं, वो कॉइल घूमती रहती है तो एंगल चेंज होता रहता है। एंगल चेंज होता रहेगा तो तब भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जस्ट इतना समझो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो आज का सेकंड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉस। ठीक है, ये दो बड़े टॉपिक्स थे जो आज हमें करने थे। बाकी तीसरा टॉपिक इतना बड़ा नहीं, क्योंकि मैग्नेट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो मैग्नेट पढ़ना और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ने, उसके बाद सोल्डर और फ्लक्स हैं। कोई बात नहीं, लेक्चर लंबी हो गया तो कोई बात नहीं, चीजें तो बहुत आज कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये लेक्चर अभी कंप्लीट करोगे तभी आई एश्योर यू कि मैं रात को एक और जो है ई गवर्नेंस पे लेक्चर लूंगा। दिन के टाइम लेक्चर लाना पॉसिबल नहीं है कि मेरे को अपना भी होता है, तो उसके बाद रात को ही टाइम होता है, तो दो लेक्चर कोशिश करेंगे चाहे लेट आ जाए। ठीक है, तो मैग्नेट जो है, देखो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या कर सकता है? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब जरूरी नहीं है मैग्नेट ऐसा ही हो नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये तो बाहर मैग्नेट है। एक देखो, एक करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट है। मतलब फॉर एग्जांपल इस, अभी मैंने आपको समझाया यार, मैंने आपको जो ओरेस्टी एक्सपेरिमेंट बताया वो यही तो था। अगर एक सर्किट में से करंट जा रही है ना, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्यों मैग्नेट की तरह काम करे? क्योंकि इसके आगे पीछे भी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ऐसी कोई भी चीज जिसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैग्नेट बोलेंगे। तो ये भी मैग्नेट है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। ठीक है, और ये भी एक मैग्नेट है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बना है। तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट बना? कि जब भी एक सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और वही तो मैग्नेट होता है जिसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेट समझ आ गया। देखो अब मैग्नेट की आपने प्रॉपर्टीज देखनी है, तो जनरल प्रॉपर्टीज देखो मैग्नेट की क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, मान लेते हैं यहां पर ना मैंने एक बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे आयरन के कील डाल दिए, छोटे 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 आयरन के पीसेस डाल दिए, छोटे छोटे। ठीक है, अब मैं इसके बीच में मैग्नेट डालता हूं। अगर आप देखोगे ना, ध्यान से सुनना, अगर आप देखोगे कि सबसे लोहा को मैग्नेट तो चिपकाएगा ना, सबसे ज्यादा ये लोहे पता है कहां पे चिपकेंगे? या इस एंड पे या इस एंड में, सेंटर में ज्यादा नहीं चिपकेंगे, एंड्स में ज्यादा चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होती है वो कहां पर होती है? एंड्स में होते हैं। एंड्स में क्यों? क्योंकि एंड्स में पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, एक साउथ पोल। तो पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की यही है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की वो मैक्सिमम होती है। ये एक प्रॉपर्टी ये आती है। अब एग्जाम में पता नहीं कौन सी पूछे, बट ये प्रॉपर्टी एक ये है कि मैग्नेट की अगर पूछे सबसे अट्रैक्शन कहां पर होती है? एंड्स में। एंड में क्या एग्जिस्ट करते हैं? पोल एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये मैग्नेट है ना, इसका एक नॉर्थ होगा, इसका एक साउथ होगा। अगर इसको मैं यहां से काट भी देता हूं ना,
ऊपर वाला टुकड़े में भी एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, कभी अकेला नॉर्थ कभी अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट जो है वो हमेशा, वो मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ कभी भी अकेला इकलौता एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब ये ना कभी बिछड़ने वाली रिश्ता है, ठीक है, जो कभी ना बिछड़े वाला 7 जन्म वाला रिश्ता है इनका। तो ये वाला याद कर लेना, दिस इज क्लियर। और अगर मैं मैग्नेट को, कोई मैग्नेट है उसको हवा में ऐसे ही छोड़ देता हूं, देखो यहीं से तो डायरेक्शन पता चलती है यार। अगर मैं मैग्नेट को हवा में ऐसे, इसलिए तो मैग्नेटिक नीडल को डायरेक्शन यूज करने के लिए, देखने के लिए यूज कर, अगर मैं मैग्नेट, हमने भी किए थे ज्योग्राफी में एक्सपेरिमेंट, अगर मैं मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ देता हूं हवा में, तो ये मैग्नेट पता है कैसे रुकेगा, ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। कौन सी डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। मतलब एक एंड इसका नॉर्थ होगा, एक एंड इसका साउथ को पॉइंट करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा सूरज वाली डायरेक्शन, मतलब अगर एक मैग्नेट को हवा में छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा कि वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सस्पेंड करेगा, वो हमेशा रुकेगा, जहां पर भी रुकेगा उसमें एक तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगी और एक तरफ साउथ डायरेक्शन होगी, इस तरह से वो रुकेगा, कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सस्पेंड नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली आप स्पेस में छोड़ देते हो, वो हमेशा पॉइंट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, पहली प्रॉपर्टी, जब भी एक मैग्नेट में एयर आयरन फिलिंग्स में डाल लो, ये इतनी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं बट आपको पता होना चाहिए, तो उसके एंड्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है, एंड्स में पोल होते हैं। सेकंड बोला कि मैग्नेट कभी भी जो है, मैग्नेट जो है उसके हमेशा पोल्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी इकलौता नहीं होगा, खाली नॉर्थ खाली साउथ नहीं होगा, ठीक है, हमेशा इकट्ठे होंगे। और दूसरा, जब भी मैग्नेट को आप फ्री स्पेस में छोड़ देते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो स्विच करता है। उसके बाद एक तो आपको पता है लाइक पोल जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक वाले अट्रैक्ट है। मतलब नॉर्थ पोल के सामने अगर मैं नॉर्थ पोल लाऊंगा तो ये रिपेल करेंगे, दूर दूर भागेंगे, और नॉर्थ के सामने साउथ लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये मैं आपको कितनी बार एग्जांपल बता चुका हूं, ये चार्ज के केस में भी था, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, जो आपका मैग्नेट, देखो जो मैग्नेट का पोल, देखो जो मैग्नेट का पोल नॉर्थ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा, देखो ये मतलब ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन रहती है इसमें, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सोच रहा हूं कैसे समझाऊं, ठीक है। देखो हमारे अर्थ का ना एक ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब ज्योग्राफिकली जो नॉर्थ डायरेक्शन है मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन है, और ज्योग्राफिकली एक साउथ डायरेक्शन है मान लेते हैं ये ज्योग्राफिकली साउथ है, ये मैग्नेटिक नहीं है, ये ज्योग्राफिकली है, ठीक है। अब अगर मैं इसके बीच में एक मैग्नेट रख देता हूं ना, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, तो ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरह मैग्नेट का भी नॉर्थ ही होगा, ठीक है। और ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ, ज्योग्राफिकली साउथ, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ, ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही होगा और ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल ही होगा। अब तो सारे कंसेप्ट फेल हो गए सर, आप तो बोल थे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्यों है भाई, हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं देखना है, हमें मैग्नेटिक नॉर्थ देखना है। जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है ना, वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है। अब आप बोलोगे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, अर्थ मैग्नेट, तभी तो लेक्चर वहीं से स्टार्ट किया था सर विलियम गिलबर्ट से, उन्होंने कहा था अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, तो वही बात है। तो बेसिकली जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहां पर मैग्नेटिक अर्थ का साउथ होता है, इसीलिए हमारा कोई भी मैग्नेट है वो कहां पर जाएगा, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ में ही मैग्नेटिक साउथ उसके पास ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आया, पागल कर दोगे सर आज आप हमें, देखो भाई ये हमारी धरती है, ठीक है, इस धरती में ये ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ एरिया है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकली साउथ है, ये ज्योग्राफिकली ईस्ट है, ज्योग्राफिकली वेस्ट है, ये आपको पता है। अगर मैं इसमें हवा में एक मैग्नेट रख देता हूं ना, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, इसका साउथ पोल ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ ही जाएगा। अब आप कंफ्यूज कि यार सर तो बोल रहे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ ही नॉर्थ क्यों गया एक मैग्नेट है, इसलिए गया क्योंकि जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उसके पास ही अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है। कौन सा होता है, मैग्नेटिक साउथ। तो भाई हमें तो मैग्नेटिक साउथ के साथ लेनी देनी है ना, हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ थोड़ी लेन देना है। ये मैग्नेटिक साउथ को देखकर इसकी तरफ जाएगा, और जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ होता है वहां पर उसका मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, इसलिए साउथ पोल मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ भागता है। बट मैग्नेटिक नॉर्थ कहां पर है, ज्योग्राफिक साउथ में, इसलिए हमारा मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो रट लो कि जो एक मैग्नेट है
उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है और मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाता है। भाई रट लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इंपॉर्टेंट, अगर पेपर सेट करने वालों का दिमाग हुआ तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर फिर ऐसे ही करना हुआ तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब मैग्नेट में ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, इतना ही आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में देखना था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेट में देखो, एक होते हैं वी हैव परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, एक होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट वो होते हैं मतलब जिनका हमेशा सेम ही रहता है, फिक्स मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। टेम्परेरी होते हैं जिनका चेंज होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट मान सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनता है। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, ये बढ़ा भी सकते हो, कम भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब आप अगर आप ज्यादा बिजली दोगे, उसके बेसिस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, अदरवाइज कम होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप चेंज कर सकते हो। तो कुछ चीजें मुझे आपको परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बतानी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगर पूछे स्टील का यूज क्या बनाने के लिए करते हैं, तो स्टील से परमानेंट मैग्नेट बनता है, ये याद कर लेना। और अगर पूछे सॉफ्ट आयरन का यूज किसको बनाने के लिए करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को ना आप इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज, बट आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बैटरी के साथ बनता है। भाई बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाओ कम करो तो आपकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, वो उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज होती जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट है ना भाई, जैसे बाहर मैग्नेट इसकी तो फिक्स है ना, ये चेंज नहीं हो सकती। इसकी इंटेंसिटी जो है, इसकी परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के केस में हाई रिटेंटिविटी होती है, और हाई कॉरियोसिटी भी होती है, ठीक है, कॉर्सिविटी बोलते हैं, कॉर्सिविटी, हाई कॉर्सिविटी भी होती है। किसके केस में होती है, परमानेंट मैग्नेट में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में मतलब कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट थोड़ी लो रिटेंटिविटी और लो कॉर्सिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि कितनी देर तक वो मैग्नेट रिटेन करेगा। ठीक है, और कॉर्सिविटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कितना इन्फ्लुएंस होगा। अब ये तो इतना याद मत करो, ये याद करो कि परमानेंट मैग्नेट में हाई रिटेंटिविटी, हाई कॉर्सिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में लो होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का यूज होता है और वहां पर स्टील वगैरह का यूज होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो 3 टॉपिक आपके खत्म हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, बट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक सिलेबस में थे उनमें क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ लिया फैराडेज लॉज, कुछ डेफिनेशन और उनके यूनिट्स, और हमने पढ़ लिया मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इज क्लियर। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, मेरे लिए खास करके, अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, और आप हमें थोड़ा इस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो कि शेयर कर सकते हो हमारा कंटेंट। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। कभी ऐसा हो कि अगर आपको शेयर करने का मन हो तो एक दिन कभी हमारे यूट्यूब चैनल का स्टेटस रख सकते हो आप अपने ऑफिशियल, मतलब जो भी आपका हैंडल्स होंगे। क्यों, इससे क्या होगा, देखो यार मेरा है कि मतलब उधर तक पहुंचे बात जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, बट मुझे लगता है रीच उतनी नहीं है। बट अगर आप बोलोगे तो कंटेंट वहां तक पहुंच सकता है, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो इस वे में। ठीक है, बाकी हम, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर मैं नहीं आपको प्रेशराइज करूंगा। ठीक है, अब 2 चीजें रहेगी। एक तो मैंने आपको 7:30 का टाइम दिया और काफी टाइम हो चुका है, लेक्चर अपलोड क्या पता मे भी लेट हो जाए, बट ये कंप्लीट करके करेंगे, सोल्डर और फ्लक्स कंप्लीट करके। ठीक है, नहीं भी हुआ तो एक तो कंप्लीट करके ही सोएंगे, ऐसे नहीं है अभी ये लेक्चर तब तक चलेगा। देखो सोल्डर सबसे पहले पढ़ते हैं। सोल्डर, देखो एक सोल्डरिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले समझो सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डर समझ आ जाएगा। सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक मेटल का पीस है, ये एक मैटर यार, इसको पता है समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप कभी मोबाइल की दुकान में फोन ठीक करवाने गए हो, या कभी कोई शॉप देखिए जहां पे फोन ठीक हो रहा होता है, देखना उसने एक चीज पकड़ा होता है, एक पेन टाइप का होता है, और वो लगा होता है उसको जोड़ने में, मतलब फोन के अंदर वो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली सोल्डरिंग की होती है। जैसे एक आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी लोहे की दुकानें होती हैं, वहां पर जैसे वो उसको जला के और वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, सोल्डरिंग मतलब एक वेल्डिंग की तरह ही है। तो सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हम मेटल के मटेरियल्स को जोड़ते हैं, ये एक मेटल का मटेरियल, ये दूसरा मेटल का मटेरियल, इनको आपस में जोड़ते हैं। किसकी हेल्प से, एक मेटल ही होता है, मतलब एक एलॉय की हेल्प से ही जोड़ते हैं, बट वो ऐसा एलॉय होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो जल्दी पिघल जाए। देखो ये पिघलेगा तो लिक्विड बन जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, बाद में सूख जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। दिस प्रोसेस नोन एज सोल्डरिंग। कितना सिंपल प्रोसेस है ना।
ठीक है, आपको टाइप्स इसकी याद करने हैं, जो बहुत टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट देख लेंगे हम एग्जाम के लिए। बट सोल्डरिंग पूछे क्या होता है? सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटालिक मटेरियल है, आप उसको जोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनदर मेटल। कोई मेटल या कोई एलॉय की हेल्प से आप उसको जोड़ सकते हो। वही मेटल या एलॉय जिसकी हेल्प से आप इन दोनों को जोड़ते हो उसको बोलते हो सोल्डर। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब ये जल्दी पिघल जाता है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये जल्दी पिघल जाता है। जल्दी पिघलेगा तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा तो इधर फैल जाएगा दोनों के बीच में, और इन दोनों को जोड़ देगा और बाद में सूख जाएगा तो दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोल्डरिंग। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो सोल्डरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सोल्डरिंग जो है ना, इस सोल्डरिंग ये मैकेनिज्म को सोल्डरिंग बोलते हैं। और जो हम एलॉय यूज करते हैं किसी दो मटेरियल को जोड़ने के लिए, जो बीच वाला मटेरियल यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, इसकी टाइप्स में अभी बताऊंगा। बट सोल्डरिंग भी दो तरह की होती है। ये जो प्रोसेस है ये दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट सोल्डरिंग, एक होता है हार्ड सोल्डरिंग। क्या होता है? एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड सोल्डरिंग। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डरिंग मतलब क्या होता है? अगर आपका जो सोल्डर है, सोल्डर मतलब जो ज्वाइन करने वाला मटेरियल है, अगर आपका जो सोल्डर है वो टिन या लेड से बना हुआ है, टिन लेड सोल्डर है, मतलब टिन या लेड को मिला के बना हुआ है, तो क्योंकि इनका देखो जो टिन या लेड से बने हुए सोल्डर होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, मतलब 420 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, बिलो होता है 420 डिग्री सेल्सियस में, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग। बट अगर सोल्डरिंग कर रहे हो और जो सोल्डर यूज कर रहे हो, मतलब सोल्डर वो मटेरियल जो क्या करेगा, जो खुद पिघलेगा और दो चीजों को जोड़ेगा। अगर आप जो सोल्डर यूज कर रहे हो वो हार्ड सोल्डर है। हार्ड सोल्डर कहने का मतलब जो कॉपर का बना हुआ है या जिंक का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, कैडमियम का बना हुआ है, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा होता है 600 डिग्री सेल्सियस अबव, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्ड सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं? हार्ड सोल्डरिंग। ठीक है सर, हमें नहीं समझ आया सोल्डरिंग क्या होता है। भाई सोल्डरिंग इज जस्ट लाइक वेल्डिंग। आपने दो चीजों को जोड़ना है, आपने क्या किया, एक मतलब यह समझ लो एक ऐसे एक वायर मान लो इसको, मतलब ये एक एलॉय ही होता है। इस एलॉय को आपने इसको और इसको जोड़ना है, इस दोनों के बीच में इस एलॉय को रख दिया, मतलब एक वायर समझ लो। इसको थोड़ी सी हीट दी, ये पिघल गया। जब पिघल गया इसने इन दोनों को जोड़ दिया, बाद में ये सूख गया तो ये दोनों चीजें जुड़ गई। दिस प्रोसेस इन्होंने सोल्डरिंग। एक सॉफ्ट सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में सॉफ्ट सोल्डर यूज होते हैं। सॉफ्ट सोल्डर्स मतलब जैसे टिन लेड से बने हुए सोल्डर यूज होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम होता है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग। और हार्ड सोल्डरिंग में ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपको सोल्डरिंग समझ आ गया। सोल्डरिंग में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब सिलेबस में बोला हुआ था कि इसकी टाइप्स, देखो टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, इसकी कितनी याद कर लोगे मुझे खुद समझ नहीं आता। एक तो देखो, एक मेन जो सोल्डर है ना वो टीन लेड का बना होता है। टीन और लेड को मिला के सोल्डर जो बनते हैं ना, टीन लेड को मिला के जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं टीन लेड सोल्डर। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे सोल्डरिंग के लिए। सोल्डर क्या होता है? वो सोल्डरिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हो ना, ये जो आप एलॉय यूज कर रहे हो लो मेल्टिंग पॉइंट जिसका है, इसको बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक है टिन लेड, एक है 60-40। देखो ये पूछता है 60-40 टिन लेड सोल्डर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसमें 60% जो होगा टिन होगा और 40% लेड होगा, तो इसको हम एज अ सोल्डर यूज करेंगे, इसको बोलेंगे 60-40 टिन लेड सोल्डर। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इतना कोई, ये जनरल पर्पज से ज्यादातर यूज होता है। फिर एक होता है 63-37 टिन लेड सोल्डर। तो इसमें भी आपको समझ आ गया, कुछ नहीं है इसमें, 63% हमारा टीन है और 37% इसमें लेड यूज हुआ है। ठीक है, एक होता है लेड फ्री सोल्डर। लेड फ्री सोल्डर मतलब इसमें लेड ही नहीं होगा, इसमें लेड नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे लेड फ्री सोल्डर। तो ये किससे बना होगा? इसमें टिन होगा, इसमें टिन होगा, इसमें सिल्वर होगा, इसमें सिल्वर होगा, इसमें कॉपर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टिन होगा, मतलब 96.5% इसमें टिन होता है, 3% इसमें सिल्वर होता है और 0.5% इसमें कॉपर होता है। मतलब इसमें लेड नहीं है, इसलिए इसको लेड फ्री सोल्डर कहते हैं। ठीक है, बहुत तरह के सोल्डर्स होते हैं यार, कितने याद कर लो। एक होता है फ्लक्स कोर सोल्डर। क्या? फ्लक्स कोर सोल्डर। फ्लक्स कोर सोल्डर के लिए याद रखो, कोर मतलब इसके अंदर फ्लक्स होता है, तो जिसके अंदर, जिस सोल्डर के अंदर, जिस सोल्डर के साथ एक फ्लक्स कोर आता है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कोर क्या होता है अभी पढ़ना है, तो बस समझो, जिस जिस सोल्डर के साथ फ्लक्स कोर आता है, फ्लक्स हेल्प करता है ऑक्सीडेशन को खत्म करने, करोजन खत्म करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लक्स कोर सोल्डर। ठीक है, और जिस सोल्डर के साथ एसिड आता है, एसिड कोर आता है, उसको बोलते हैं एसिड कोर सोल्डर। ठीक है, ये मेनली एसिड कोर सोल्डर कॉपर पाइप्स में यूज होता है, कॉपर पाइप्स की सोल्डरिंग के लिए यूज होता है। ऐसे और भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे सिल्वर कॉपर सोल्डर और टिन कॉपर सोल्डर। तो मतलब वो क्या होंगे, उसमें टिन होगा और कॉपर होगा। ठीक है, ऐसे आपने थोड़े याद कर लेने। अभी आप क्या करना है, इस लेक्चर के बाद गूगल में सर्च कर, खुद भी मेहनत करोगे तभी होगा।
होगा। अब ऐसे सारे मेरे पे डिपेंड हो गए तो नहीं, आपने देखना टाइप्स ऑफ सोल्डर, तो जो जो आएंगे ना उनमें देख लेना ये टिन और लेड का बना है, कॉपर सिल्वर का बना है, उसकी थोड़ी रेशियो देख लेना, ठीक है। और ये दो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 64 मतलब मेनली सोल्डरिंग में टिन लेड का ज्यादातर यूज होता है, ये चीज आप याद कर लें, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग हम कवर ही कर चुके हैं, ठीक है। सोल्डरिंग समझ आ गया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, सोल्डरिंग करने से पहले एक चीज और, अब मैं फ्लक्स पे जा रहा हूँ। फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, अब ये फ्लक्स का कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है एक, ये मेटल है ये, मुझे इनको जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। अब कोई भी मेटल है उसके ऊपर रस्ट तो होती है, मतलब जंग तो लगा होता है थोड़ा बहुत, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखो ये चीज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होती है, मतलब जो फोन होते हैं ना उनमें भी ये फ्लक्स सोल्डरिंग हो रही होती है। अगर आपने मोबाइल वाली दुकान में देखा, वो भी ऐसे करता है, उसने भी एक ऐसे रखा होता है, वो थोड़ा सा जलता है और फिर वो दो चीजों को जोड़ देता है, वही होता है। अब उसके ऊपर, अब हमें दिखता तो नहीं है, बट एक छोटे से अगर मेटल का कोई मटेरियल है उसके ऊपर भी रस्टिंग तो होती है, जंग तो उसको भी लगता है। तो अगर उसमें रस्टिंग हुई है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस रस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। सोल्डरिंग करने से पहले वो जो उसके ऊपर जंग लगा हुआ है उसको रिमूव करना है। अब उस जंग को रिमूव करने के लिए आप जिस चीज का यूज करते हो उसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। सिंपल सिंपल है, समझ आ गया। मतलब अगर सोल्डर अच्छे से जुड़ सके और उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब वो एयर के साथ रिएक्ट करके उसमें रस्टिंग ना हो, वो खराब ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं। ये समझ आ गया, ठीक है। अब फ्लक्स की भी डिफरेंस, फ्लक्स क्या है सिंपल वे में समझो। फ्लक्स समझ लो एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, ये लिक्विड भी होता है, कई बार तो किसी भी एक जेल फॉर्म में भी होता है, ठीक है, जेल की फॉर्म में भी होता है। आप देखोगे ना, आप गूगल में सर्च करना फ्लक्स, तो आपको एक ऐसे ट्यूब सी दिखेगी, कुछ येलो कलर की दिख जाएगी, कैसी हो, तो मतलब ये फ्लक्स ही होता है। इस क्रीम को ऐसे लगाता है, अगर आपने कहीं शॉप में देखा होगा ना मोबाइल वाली में, तो वो लगाता है पहले, फिर उसके बाद सोल्डरिंग वोल्डरिंग करता है साफ करके अच्छे से, मतलब वो रस्टिंग को रिमूव कर रहा होता है। तो रस्टिंग को रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्लक्स की बहुत टाइप्स हैं, बहुत तरह के फ्लक्स होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मेन दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके अंदर बहुत एक होते हैं इनऑर्गेनिक फ्लक्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक फ्लक्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक फ्लक्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक फ्लक्स। ऑर्गेनिक वो मतलब जो नेचुरल है, इनऑर्गेनिक जो हम बनाते हैं, ठीक है, फैक्टरीज वगैरह में। ऑर्गेनिक फ्लक्स की सबसे अच्छी एग्जांपल है रेसिन, ठीक है, जो पाइन ट्री में से निकलता है ना वो, ठीक है, पाइन ट्री जो चीड़ के पेड़ में से निकलता है ना, पाइन तार रेसिन जो बोलते हैं, वो एक नेचुरल रेसिन है जिसको एज अ फ्लक्स आप यूज कर सकते हो उसको साफ करने के लिए, ठीक है। एक टेलो भी होता है, टेलो इज एन एनिमल फैट, टेलो एक एनिमल फैट है, इसको भी ऑर्गेनिक फ्लक्स के तौर में यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक में तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हो, जिंक क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिंक क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो, अम्यूनियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो, अमोनियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसको सैल एमोनिक बोलते हैं, इसका भी यूज कर सकते हो। आप फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज करते हो, फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हो, आप बोरैक्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे मतलब जो हमने फैक्ट्रीज में बनाए वो इनऑर्गेनिक और नेचुरल जो है वो ऑर्गेनिक। अगर पूछे सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक, रेसिन, रेसिन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है रेसिन फ्लक्स के बारे में, ठीक है। रेसिन या रोसिन भी बोलते हैं इसको, रोसिन भी याद कर लेना यार, एग्जाम में पूछेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले रोसिन फ्लक्स क्या आ गया, रोसिन फ्लक्स वो आ गया जो हमने पाइन के सैप से, पाइन से जो जूस निकलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर सोल्डरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। एसिड फ्लक्स क्या होता है, एसिड फ्लक्स होता है जिसमें ये मैंने आपको बता दिया जो एसिडिक काइंड ऑफ होता है। तो एसिड फ्लक्स वो होता है जो हमें किसके लिए यूज किया, एसिड फ्लक्स भी बहुत ज्यादा जैसे कॉपर पाइप्स वगैरह उनकी सोल्डरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। एक होता है नो क्लीन फ्लक्स, नो क्लीन फ्लक्स, नो क्लीन फ्लक्स पता क्या होता है, मतलब अगर आपने ये फ्लक्स लगा दिया ना, फ्लक्स एक तरह की जेल समझ लो या साफ करने, अगर आपने ये फ्लक्स लगा दिया उसके बाद इस फ्लक्स को भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसको बोलेंगे नो क्लीन फ्लक्स, मतलब इसको वापस क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती। एक होती है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, क्या होती है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, वाटर सॉल्युबल फ्लक्स क्या होगी, मतलब आपने फ्लक्स लगाई, उस फ्लक्स ने रस्ट को रिमूव करा, अब बाद में इसको साफ करने के लिए आप पानी डाल दोगे तो ये फ्लक्स भी रिमूव हो जाएगी, दैट इज नोन है वाटर सॉल्युबल फ्लक्स, ठीक है। और बाकी सारी जो मतलब इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक या हम बोल सकते हैं सिंथेटिक फ्लक्स, मतलब जो हम खुद बनाते हैं। सिंथेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, मैन मेड फ्लक्स को बोलते हैं सिंथेटिक फ्लक्स। देखो यार फ्लक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, अब लेकिन सबसे रोसिन याद करना इंपॉर्टेंट है, नेचुरल है, पाइन सेप से निकलती है, तो मे भी एग्जाम में पूछ ले। ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। फ्लक्स क्या होती है ये सारा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। तो आज हमने 4 से 5 टॉपिक जो है आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। उसका रिस्पॉन्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी
कमेंट सेक्शन में आप अपना रिस्पांस जरूर दें, और इस लेक्चर को आप कंप्लीट कर दिया तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, अभी 7:15 हुए, 7:30 में लेक्चर आएगा आपका, तो आई विल ट्राई कि 10 बजे के अराउंड आपका दूसरा लेक्चर में कंटेंट प्रिपेयर करके लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। तो ई गवर्नेंस के रिलेटेड मैं आपको रात को भी एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जैसे वायरिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है या डीसी जनरेटर वगैरह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हार्डली 2 या 3 चैप्टर लेक्चर इसके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक टाइम में, बाकी रेडियो कम्युनिकेशन अपने लेवल पे चल रहा है, वो मैं साथ साथ कैरी ऑन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।